हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर सिमरन। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसका टॉपिक होने वाला है मनी एंड बैंकिंग। तो यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मनी एंड बैंकिंग, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा जिसमें हम समझेंगे कि मनी क्या होता है, व्हाट इज मनी, मनी का डेफिनेशन एक आध देखेंगे, और फिर साथ ही साथ क्या क्या उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है मनी के, और फिर उसके स्कोप क्या है, और आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा सप्लाई ऑफ मनी। तो ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट आप टॉपिक्स आज के क्लास में देखने वाले हो। मनी एंड बैंकिंग में नाम से समझ में आ रहा होगा कि आपको यहाँ दो टॉपिक को समझना है। पहला टॉपिक जो है वो है आपका मनी, और दूसरा टॉपिक जो है वो है आपका बैंकिंग। दैट मीन्स कि सबसे पहले पैसा क्या है, मुद्रा क्या है, मनी क्या है, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, मीनिंग, इन सारी चीज़ों को कवर करने के बाद हम बढ़ेंगे अपने फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है बैंकिंग। तो आज के इस लेक्चर में हम मनी को पूरी तरीके से कवर करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम बैंकिंग क्या होता है, दैट मीन्स आपका सेंट्रल बैंक क्या है, पहले तो बैंक क्या है, बैंक के फंक्शंस क्या है, क्यों बैंक खोला गया था, ऑब्जेक्टिव क्या है बैंक का, फिर आता है आपका सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, कैसे वो काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को फिर हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम बैंकिंग को वहां पर स्टडी करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में आपको मनी से रिलेटेड पढ़ना है। जिस भी बच्चों का बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स के लिए आप तैयारी, इकोनॉमिक्स पेपर आपका है, आप पढ़ रहे हो, तो उसमें मनी एंड बैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मेजर क्वेश्चंस जो होते हैं वो इससे पूछे जाते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मनी स्टार्ट करेंगे, तो मनी स्टार्ट करने से पहले मीनिंग जानना होता है कि मतलब क्या हुआ मनी का। मैम, मीनिंग बता दीजिए पहले मनी का। ठीक, तो चलो सिंपली आगे मनी का डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, क्योंकि कोई भी वर्ड है उसकी कोई डिक्शनरी मीनिंग होती है। तो डिक्शनरी मीनिंग से ही निकल के आपका ये पूरा एक मीनिंग बन के आता है, एक डेफिनेशन बनता है मनी का। तो पहले हम देखेंगे कि डिक्शनरी मीनिंग क्या है। तो मनी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी लिख देती हूँ आगे, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मनी की मीनिंग क्या हुई, द मीन्स, इंपॉर्टेंट है याद रखना, द मीन्स ऑफ पेइंग फॉर समथिंग, समथिंग मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, फॉर समथिंग और बाइंग समथिंग और बाय समथिंग। ठीक, सिंपली मतलब है क्या हुआ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपके मनी का मतलब कि आप, एक मीन्स है, मीन्स ऑफ व्हाट, मीन्स ऑफ पेइंग फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए हम पे कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, किसी चीज को खरीदने के लिए या उसको पैसा देने के लिए, वैल्यू देने के लिए, उस चीज को पे करने के लिए, ताकि वो एक्सचेंज हो सके। जो भी सामान है, जो भी कमोडिटी हो, चाहे भी गुड्स हो, सर्विसेज हो, उसको एक्सचेंज करने के लिए आप, अगर आप सर्विस ले रहे हो, गुड्स ले रहे हो, तो बदले में आपको कुछ देना है। तो वो जो एक्सचेंज करने के लिए आप कुछ पे कर रहे हो, खरीदने के लिए आप कुछ दे रहे हो, उसी को क्या कहा गया है, उस मीन्स को कहा गया है, उस माध्यम को, मीन्स करना याद रखना, उस माध्यम को कहा गया है क्या, मनी। किसके माध्यम से आप ये सारी चीज कर पा रहे हो, पे कर पा रहे हो, बाई कर पा रहे हो, तो वो मीन्स आपका मनी है। ये था इसका डिक्शनरी मीनिंग। ठीक, ये डिक्शनरी मीनिंग यहाँ पर हमने देख लिया। क्लियर है? तो अब चलते हैं अपना सीधे डेफिनेशन पे पहले। ठीक, अभी ऊपर का लाइन नहीं पढ़ेंगे, अब पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसमें लिखा है इन द वर्ड्स ऑफ वॉकर, वॉकर जो है, मिस्टर वॉकर जो है, उन्होंने क्या कहा, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या है, जो मनी करता है, पैसा वही है जो पैसा करता है। सिंपल सा डेफिनेशन उन्होंने दिया था, जो कि आपको याद भी रहना चाहिए अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस रहे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये एक छोटा सा लाइन देके पूछना कि ये किसने लिखा है। तो किसने लिखा है, वॉकर ने लिखा है। क्या लिखा है, सिंपली ये भी सवाल पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू वॉकर मनी इज व्हाट, तो मनी इज व्हाट मनी डज। पैसा वो वही है जो पैसा करता है। तो अब पैसा करता क्या है, उन्होंने तो सीधे यही कह दिया कि पैसा वो है जो पैसा कर सकता है। तो पैसा क्या क्या कर सकता है, उसके लिए हम ऊपर डेफिनेशन अब देखेंगे। ठीक, आई होप आपको ये एक डेफिनेशन याद हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा, इजी सा और एवरग्रीन जैसा है, जो सदियों से चलता आ रहा है। ठीक, चलो, तो अब मनी क्या है, मनी इज समथिंग, समथिंग व्हाट, विच इज जनरली एक्सेप्टेड। ये जो वर्ड यहाँ लिखा है ना, जनरली एक्सेप्टेड, इसको हमेशा याद रखना कि मनी वो है जिसको आप
स्वीकार करते हो। जनरली एक्सेप्टेड मतलब आप आम तौर से उसको स्वीकार करते हो बिना कोई नोक-झोंक किए, बिना कोई सवाल किए, बिना किसी से जवाब मांगे। अगर सामने वाला आप कोई सामान उसको दे रहे हो, उसके एक्सचेंज में वो आपको पैसा दे रहा है, तो आप उसको वो रख लेते हो, ठीक। या घर पे कोई आया, आपको नेक दे के गया या ऐसे ही टॉफी खाने के लिए पैसा दे गया, चॉकलेट खाने के लिए, तो उस पैसा जो मिल रहा है उसमें भी ये नहीं कहते कि नहीं चॉकलेट ही ला कर दो तो ही मैं लूंगा, पैसा नहीं चाहिए, ये पैसा भी मिलेगा तो भी वो रख लोगे, ठीक। क्योंकि वो क्या है, जनरली एक्सेप्टेड है। दैट मीन्स कि चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा ओल्ड मैन हो, ओल्ड वुमेन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, एनीबॉडी इन होल यूनिवर्स, जितने भी लोग हैं, उस जहाँ की जो भी करेंसी है, जो भी मनी है, उसको वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो पहला तो आपका ये डेफिनेशन हुआ, ठीक। किस तरीके से स्वीकार करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं, इसको मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, कैसे डेफिनेशन को भी आप याद कर सकते हो, कैसे आप मीनिंग को याद करके या जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको माइंड में रख के आप खुद का एक डेफिनेशन बना सकते हो। तो सबसे पहला जो कीवर्ड आया वो आया कि मनी क्या है, जनरली एक्सेप्टेड है, ठीक है। दूसरा कैसे है एक्सेप्टेड है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर वो एक्सेप्टेड है, क्योंकि आपके बीच का साधन है। जब आप बीच का माध्यम जो कहोगे ना कि एक्सचेंज कोई कर रहे हो, कुछ एक चीज के बदले दूसरी चीज दे रहे हो, जैसे पहले बार्टर सिस्टम था तो सामान के बदले सामान ही दिलाता था, लेकिन जब से मनी आया तो मनी में सामान के बदले उस सामान की वैल्यू दिलाती है इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक। मनी की लिटरल वैल्यू भले वो 1 रुपए 2 रुपए हो, लेकिन अगर वो 100 रुपए का नोट है तो उसकी वैल्यू 100 रुपए हो जाती है, ठीक। तो उस तरीके से एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर रहे हो, वो भी हुआ मनी। फिर क्या लिखा है, मेजर ऑफ वैल्यू, क्या है ये, एक मेजर ऑफ वैल्यू है। आप वही मैंने जो कहा कि भले नोट, एक नोट है, 10 रुपए का नोट हो चाहे 100 रुपए का नोट हो, इसकी भी बनाने की कॉस्ट भले इसकी भी 1 रुपए आए और इसकी बनाने की कॉस्ट भी भले 1 रुपए आए, लेकिन देन ऑल्सो आप उसकी वैल्यू कैसे मेजर करोगे कि ये नोट 10 रुपए का है, ये नोट 100 रुपए का है, और जो सामान 10 रुपए का होगा, वैल्यू जिस सामान की 10 रुपए की होगी आप 10 रुपए दोगे, जिस सामान की वैल्यू 100 रुपए होगी उसको 100 रुपए दोगे, 500 होगी तो 500 दोगे, जितनी भी होगी 10,000 होगी 10,000 दोगे, ठीक। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनके लिए एक मेजर ऑफ वैल्यू है, वैल्यू को मेजर करने का एक मींस है, ठीक। दूसरा ये हुआ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। और डिफर्ड पेमेंट का क्या मतलब हो गया, डिफर्ड मतलब ही होता है कि अभी पे ना करके आप फ्यूचर में पे कर रहे हो, ठीक। अभी आप उसको पेमेंट ना करके फ्यूचर में पे कर रहे हो तो उसको हम डिफर्ड पेमेंट कहते हैं। तो सिंपल सा मतलब क्या हो गया मनी का, एक डेफिनेशन अगर मेरे साथ याद करो, स्क्रीन मत देखो, तो मनी क्या है, मनी एक जनरली एक्सेप्टेड चीज है, समथिंग which is generally accepted, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड है किस तरीके से, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके पास which measures a value, जो एक वैल्यू को मेजर करता है, साथ ही साथ फ्यूचर में कोई पेमेंट करना हो, डिफर्ड पेमेंट करना हो, तो उस सिनेरियो के लिए भी आपका ये मनी काम आता है। कि अगर मान लो आज तय हो गया, गुड्स मैंने बेच दिया, उसने भी पैसा नहीं दिया है, फ्यूचर में देना है, तो फ्यूचर में भी वो मुझे उस करंट जो भी उसका वैल्यू रहेगा उस सामान की वैल्यू हमको पे कर देगा, भले वो डिफर्ड ही क्यों ना कर रहा हो, बाद में ही क्यों ना कर रहा हो, ठीक। तो ये था आपका पूरा मीनिंग किसका, मनी का। आई होप आपको मनी क्या है समझ में आ गया होगा, मनी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब यहीं पर एक सवाल आता है, इन केस अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना हो, ठीक, तो एक सवाल आता है, कहाँ पर लिखूं मैं, चलो यहीं लिख देती हूँ, यहाँ थोड़ा साइड में जगह दिख रहा है। एक सवाल आता है कि अब ये मनी और फंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मनी क्या हुआ और फंड क्या हुआ। कहते हैं ना पैसा इकट्ठा कर लो, पैसा रखो, कहीं पर इन्वेस्ट करने के लिए आपको फंड रखना चाहिए, वर्ड यूज करते ना कि फंड रखना चाहिए, फंड रहना चाहिए। तो व्हाट इज फंड, फंड क्या है और मनी क्या है, तब क्या मनी और फंड दोनों सेम है कि अलग अलग है, ठीक। जो भी आपको समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, लेकिन ठीक है मैं आज आपको क्लियर करते जाऊंगी। यहीं पर पॉज कर लेना पहले वीडियो को, और वीडियो पॉज करने के बाद पहले कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या चीजें हैं, और उसके बाद वापस से रिज्यूम करके वीडियो को देखना, ठीक। तो मैं बताने जा रही हूँ, आई होप आपने पॉज किया होगा, ठीक। नहीं पता है कोई बात नहीं, मत पॉज करो, मेरी बातें सुन लो, ठीक। मनी क्या है, मैंने बताया मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये, ठीक।
मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर करता है वैल्यू को, ठीक, डिफर्ड पेमेंट करने के लिए काम आता है, और ये तो और ये जनरली एक्सेप्टेड है, जिसको सब कोई एक्सेप्ट करता है, कोई भी मना नहीं करेगा लेने से, ठीक। तो ये मनी है। ओके, फंड क्या हो गया? फंड तब होगा जब इसी मनी को, मनी, फंड में मनी आता है, लेकिन इसी मनी को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाए। दैट मीन्स कि आप कहीं पर इन्वेस्ट करने के लिए, अगर कहते हैं ना इन्वेस्ट करने के लिए फंड होना चाहिए, तो आप अपना बिजनेस खोलना है, तुमको फंड की जरूरत है, तो दैट मीन्स आपका एक गोल है, आपको बिजनेस खोलना है, इसलिए फंड चाहिए। तो मनी को ही कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन मनी को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कलेक्ट करते हो, तो उसको हम फंड कहते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है जो कई बच्चों को नहीं समझ में आता है। बहुत बड़े भी हो जाओगे तो भी क्लैरिफिकेशन नहीं रहेगा कि मनी और फंड में क्या डिफरेंस है। लेकिन ये सब ऐसे सवाल हैं जो आपसे इंटरव्यू के टाइम में, या कभी कहीं जाओगे इंटरव्यू जैसा पैनल रहेगा, वाइवा देने जाओगे, तो वहां पर ये छोटे से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और बता ना पाओ, ठीक। तो अगर आपने मेरी क्लास देख ली है तो अब से आपको मनी और फंड के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मनी क्या है? मनी इज What money does, या मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो कि जनरली एक्सेप्टेड है, वो मेजर करता है वैल्यू को और डिफर्ड पेमेंट करने में भी हेल्प करता है, ठीक। ये तो मनी था। फंड क्या हो गया? मनी ही अगर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कलेक्ट किया जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? फंड कहेंगे। कलेक्शन ऑफ मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। क्लियर है? तो ये मीनिंग हुआ मनी और फंड का। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड तो मैंने कर ही दिया है, तो देख ही लिए होगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है बेसिस ऑफ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मनी। अब कौन कौन से बेसिस हैं डेफिनेशन जिससे बन सकता है आपके मनी का, या सिंपली अगर इसको मैं आपको एक और चीज से लिखूं तो ये बता रहा है आपके नेचर को, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्लिक फीचर्स। अगर ये भी आपको जानना हो तो ये चीज आपकी यही है, ठीक। तो सबसे पहला नेचर फीचर क्या है? तो वो है आपका जनरली एक्सेप्टेबिलिटी। दैट इज मनी जो है वो जनरली एक्सेप्टेबल है, जो कि मैंने आपको समझाया भी था अभी प्रीवियसली कि जो भी मनी है आप मनी को एज ए मेजर करते हो, वैल्यू मेजर करने के लिए रखे हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए रखे हो, और वो चीज हर जगह एक्सेप्टेड है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको टेंडर दिया है, लीगल टेंडर दिया गया है, उसको कहा है कि यस ये आप मनी जो भी निकालोगे, अगर मान लो सर्कुलेशन से 2000 का नोट हट गया तो सरकार ने, जब तक था तब तक 2000 का नोट भी यूज हो रहा था, सरकार ने हटा दिया उसको, तो अब 2000 का नोट आपको कोई देगा भी तो आप नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि उसका लीगल टेंडर जो था, जो सरकार ने उसको राइट दिया था, वो राइट उसके पास हट गया, 2000 का नोट आप नहीं लोगे। 500 का मिलेगा ले लोगे, 100 का मिलेगा ले लोगे, 200 का मिलेगा ले लोगे, 10 रुपए मिलेगा, 20 रुपए मिलेगा, कॉइन्स मिलेंगे वो भी ले लोगे। तो ये क्या है? जनरली एक्सेप्टेबिलिटी है। जहां पर भी आप किसी भी गुड्स और सर्विसेज या कमोडिटी के एक्सचेंज में आप मनी दोगे तो लोग उसको मना नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये है इसका पहला नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, ठीक। दूसरा क्या है? वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस। किसी को भी जबरदस्ती नहीं देना पड़ेगा कि नहीं ले लो। घर पे आई हुई बुआ मौसी की बात अलग है, वो जबरदस्ती करती नहीं नहीं बेटा ले लो, वो अलग चीज है, ठीक। वो डिफरेंट चीज है कि वहां पर दिखाना पड़ता है कि नहीं चाहिए, लेकिन मन तो करता है कि हाँ रख ही ले, ठीक। लेकिन ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ाई के बेसिस पे कर रहे हैं, तो अगर कोई भी व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है, फर्म है, या कोई भी रिटेल शॉप वाला भी क्यों ना हो, या जो हॉकर्स वॉकर्स जाते हैं वो भी क्यों ना हो, तो वो भी क्या करेंगे? अगर आप उनको सामान के बदले पैसा दोगे तो वो खुद से स्वीकार करेंगे, कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, ठीक। क्लियर है? ये था दूसरा। तीसरा जो आपने पढ़ा भी है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। माध्यम है एक एक्सचेंज का, आप कोई भी चीज एक्सचेंज कर रहे हो, गिव एंड टेक कर रहे हो, तो उसमें आप मनी के बदले सामान खरीद सकते हो, सर्विस ले सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका तीसरा। मेजर ऑफ वैल्यू, सब जो डेफिनेशन में आपकी चीजें थी जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, वही सारी चीजें वापस से यहाँ पर रिपीट हो रही हैं क्योंकि यही सारे उसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, और इन्हीं सबसे आप एक डेफिनेशन भी बना सकते हो जो कि मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा भी है। क्लियर है?
तो मेजर्स ऑफ वैल्यू है, मूल का माप है, ये मेजर करता है कि आपके सामान की वैल्यू कितनी है, क्योंकि होता है ना कि प्राइस डिटरमाइन करते हो, तो प्राइस जो डिटरमिनेशन होता है वो कहीं ना कहीं खर्चा पहले आपका कितना लगा, तो वो भी किसी मनी के तौर पे लगा होगा, खर्चा लगने के बाद आपने उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ा अपना, तब सेलिंग प्राइस बना। तो जो सेलिंग प्राइस आपको मिल रहा है, मार्केट में बिक रहा है, वो उसकी उस पूरे गुड्स या सर्विसेज की एक्चुअल कॉस्ट हो जाती है, मतलब उसके गुड्स और सर्विसेज की प्राइस हो जाती है, वैल्यू हो जाती है। तो मनी मेजर ऑफ वैल्यू यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट है फाइनल पेमेंट ऑफ लोन, जो कि मैंने डिफर्ड पेमेंट की बात की थी अभी इसके पहले, कि आपको अभी पे नहीं करना है, फ्यूचर में करना है। दैट मीन्स आपने कहीं से लोन लिया है, लोन लेने के बाद आपको कुछ सर्टेन इंटरेस्ट चार्ज होगा, उसका पेमेंट आपको अभी नहीं करके फ्यूचर में करना है, तो ये भी एक फाइनल पेमेंट, लोन पेमेंट करने के लिए भी ये मनी जो है वो काम आता है। ठीक, पहले के टाइम में लोन सिस्टम नहीं था, ठीक, लोन सिस्टम वहां नहीं था क्योंकि बार्टर सिस्टम चलता था, तब नहीं था, लेकिन अब ये सारी चीजें मनी की जब से मनी आया है तब से ये चीजें हैं। नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू। यस, आप इसको स्टोर कर सकते हो। ठीक, सामान था, सामान के बदले सामान आता था, उसको कंज्यूम करना पड़ता था, चावल के बदले गेहूं लेकर आए हो तो वो चीज खाने वाली चीज थी, कंज्यूम करना ही पड़ेगा। ठीक, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते बहुत लंबे समय तक के लिए, लेकिन मनी जब से आया, कॉइन्स जब से आए, तब से आप उस पैसे को स्टोर कर सकते हो। पहले तो लोग बहुत ही अलग अलग तरीका निकालते थे स्टोर करने का, फिर उसके बाद बैंकिंग आया, इसलिए मनी और बैंकिंग को साथ में पढ़ाया जाता है। फिर बैंकिंग आया कि आपको स्टोर करना है अपने वैल्यू को, अपने पैसे की वैल्यू को, तो आप अपने बैंक में सेव करो ताकि आपके पैसे की वैल्यू जो है वो घटे ना, गिरे ना और वो बढ़े। ठीक, वरना लोग पहले तिजोरी में रखते थे, अपने कहीं बेड के नीचे रख देते थे, मिट्टी में गाड़ के रख देते, तो इन सारी चीजों को, कि उससे खराब भी होगा नोट, ठीक, उन सारी चीजों को हटाने के लिए और मनी की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि आप अगर बैंक में रखोगे सर्टेन इंटरेस्ट आप कमाओगे, उस पर फिक्स डिपॉजिट करोगे सर्टेन इंटरेस्ट कमाओगे, ओवरऑल बैंक के पास अगर वो सारे पैसे रहेंगे वो कहीं और उसको खर्च करके, वो अपना इन्वेस्टमेंट करके वो भी उससे कमाएगा। तो इन सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए, स्टोर वैल्यू को अच्छा करने के लिए आपकी बैंकिंग भी साथ में आई थी, तो मनी को हम स्टोर भी कर सकते हैं, इसकी बात यहाँ पर की गई। ठीक, क्लियर है? ये रहने दो, अच्छा वास्ट स्कोप होके रख सकते हैं। ठीक, ये 7 पॉइंट होगा यहाँ पर। ठीक, वास्ट स्कोप, ठीक है, विशाल दायरा है। दैट मीन्स कि मनी को हम अगर हम बोलें कि इतना ही काम के लिए यूज होता है, ठीक, कि गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सिर्फ इन सब चीज के लिए मनी यूज होता है, तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा या गलत भी हो सकता है, क्योंकि मनी जो है वो हर जगह है। अब आज के टाइम में मनी जो है वो आपके फोन में भी है। ठीक, पहले के टाइम में सिर्फ पॉकेट में था, कैश में था, घर में था, बैंक में आज फिर पहुंचा, बैंक पहुंचने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा सा डिजिटल हुआ, ट्रांसफर करना हो तो बैंक से बैंक चला गया, लेकिन अब तो आपके हाथ में आपके पास पैसा है, जब चाहो तब उसका ट्रांजैक्शन, तब मनी यूज कर सकते हो। इसीलिए इसको कहा गया है लास्टली कि इट हैज अ वास्ट को, बहुत ही विशाल दायरा है मनी का। ठीक, तो ये थे आपके कुछ यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन के बेसिस क्या बन सकता है मनी का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर क्या है और फीचर क्या है। क्लियर है? तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया और क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में बताया करो कि कैसा लगा है क्लास, ताकि उससे मुझे भी समझ में आए कि आप सब देखते हो, सुनते हो, समझते हो, और फिर आपको क्या फील हो रहा है, कैसा इंटरेक्ट कर पा रहे हो, मुझसे रिलेट कर पा रहे हो, चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो, जो भी एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ समझ में आ पा रही है कि नहीं। ठीक, चलो तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी आया कैसे? ठीक, मनी का शुरुआत कहाँ से हुआ, किस तरीके से पहले यूज हुआ था, अब कैसे यूज होता है, इसी का इवोल्यूशन है। अभी इस साइड मेरे पिक्चर देख रहे होगे, इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि आपको नीचे का भी दिखे जो लिखा हुआ है। क्लियर है? चलो, वो भी विजिबल होगा आपको। हाँ, ठीक, तो अब इवोल्यूशन ऑफ मनी किस तरीके से बार्टर सिस्टम से आज का टाइम जो डिजिटल एरा आया है, बार्टर से डिजिटल कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है, कैसे चेंज आया है, कैसे इवॉल्व हुआ है आपका मनी सिस्टम, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक, तो देखना पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था। ठीक, बाकी चीजें यहाँ पिक्चराइज देखा जाएगा, पहले बार्टर सिस्टम समझते हैं थोड़ा सा। बार्टर सिस्टम में क्या था, यहाँ पर जो काउ बना है दैट मीन्स कि समथिंग, कोई चीज थी, कोई सामान का एक्सचेंज हो रहा था, कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, सामान बस एक्सचेंज हो रहा था। मेरे पास बहुत सारा चावल है, सामने वाले पास बहुत सारा गेहूं है, तो वो हमने एक एक बोरी बस एक्सचेंज कर लिया, उसकी वैल्यू नहीं देखी कि मैंने एक बोरी दिया तो आपको 2 बोरी देना चाहिए, या आपको एक बोरी, मैंने 2 बोरी दूंगी तो आप 1 बोरी दो। वो बस नीड के हिसाब से, मुझे जरूरत है 1 बोरी की, सामने वाले के पास 1 है,
मैंने ले लिया, उनको दे दिया। तो ये जो करेक्ट वैल्यू था वो वैल्यू नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि एक कमोडिटी की वैल्यू कितनी हुई, एक कमोडिटी के बदले दूसरा जो कमोडिटी हम दे रहे हैं कितने अमाउंट में देना चाहिए। अगर मिल्क के बदले हम गेहूं दे रहे हैं तो क्या मिल्क की वैल्यू कम है, गेहूं वैल्यू ज्यादा है, ये चीज हम यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर पाते थे बार्टर सिस्टम में। वहां बस आपकी नीड पूरी होती थी कि जिसको भी जिस चीज की नीड है, अगर वो सामान उस मार्केट में गए, निकल के लेके गए तो वो सामान मिल जाए। कभी कभी ऐसा भी होता था कि लोग अपना सामान लेके निकले हैं लेकिन उनका सामान किसी को चाहिए ही नहीं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, और जो अगर वो उसका कोई लेता तब तो उससे वापस एक्सचेंज में कोई सामान मांगता तो उसके पास भी वो खाली हाथ लौट रहा हो। ठीक, ऐसा चीजें भी उस टाइम हुआ करती थी। तो वही चीज यहाँ लिखा है कि बार्टर मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। ओके, यहाँ क्या एक्सचेंज हो रहा था, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रहा था। याद रखना, सर्विस भी नहीं हो रहा था, ओनली गुड्स, सिर्फ सामान के बदले सामान लिया जा रहा था। क्लियर है? ये था ऐसा नहीं कि मैं आपके यहाँ काम कर देता हूँ आप मुझे इतना दे दो, ये सिस्टम भी नहीं था, सिर्फ सामान के बदले सामान देने वाला सिस्टम था। इसको बार्टर सिस्टम कहते थे। तो एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड सीसी इकोनॉमी। जहां पर भी ऐसा चीज होता है, अभी भी अगर कहीं पर हो कि सामान के बदले सामान, सर्विस के बदले सर्विस, अगर लेन देन चल रहा है, एक्सचेंज सब चीज कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सीसी इकोनॉमीज कहते हैं। ठीक, सीसी इकोनॉमी का मतलब क्या है, कमोडिटी टू कमोडिटी। ठीक, क्योंकि मैंने यूज किया था वर्ड कमोडिटी का भी, तो कमोडिटी में गुड्स और सर्विसेज दोनों आ जाते हैं। तो कमोडिटी के बदले कमोडिटी अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो तो उसको हम सीसी इकोनॉमी कहते हैं, वही बार्टर सिस्टम था। क्लियर है? तो अब चलो इस पे आते हैं, अब इवोल्यूशन देखते हैं मनी का। ठीक, अब इवोल्यूशन अगर मनी का हम देखें यहाँ पर, तो एक बार्टर सिस्टम से डिजिटल एरा तक यहाँ पर गया है। ठीक, तो बार्टर सिस्टम में क्या था यार, समझ गए हो। बार्टर सिस्टम के बाद थोड़ा सा और आगे क्या बढ़े हम, तो जो राजा महाराजा होते थे उनके पास थोड़े सोने के सिक्के होते थे, सोना होता था, सिक्का हो या चलो सोना होता था, सोने के ब्रिक्स होते थे, बिस्किट्स होते थे, वो उसको एक्सचेंज करते थे आपस में। ठीक है, तो ये आया फिर गोल्ड। गोल्ड के बाद ये हुआ कि ये सबके पास नहीं हो पाता है। ठीक, बाकी लोग चलो राजा महाराज तो गोल्ड यूज कर लेकिन बाकी लोग अभी बार्टर सिस्टम में ही थे, जो उसके मिडिल लेवल, हायर इनकम, मिडिल वाले इनकम वाले हो या लोअर इनकम वाले हो, उनके पास अभी भी बार्टर सिस्टम वाला ही ऑप्शन था। तो इस केस में क्या बनाया गया, इस केस में बनाया गया मेटल कॉइन्स। मेटल कॉइन शुरू है, ब्रोंज का बना, कॉपर का, वैसे ही हिस्ट्री आप देखोगे तो उसमें धीरे धीरे करते करते जितने जितने मेटल्स मिलते गए, उस मेटल के मिलने तक आप मेटल कॉइन लेते आए हो। ठीक, तो गोल्ड से सिल्वर शुरू हुआ, सिल्वर से शुरू हुआ, फिर गोल्ड सिल्वर बहुत ही एक्सपेंसिव होता था। ठीक, वो सबके हाथ में होता भी नहीं था, सबको दिया भी नहीं जा सकता था। तो उसके बाद फिर आया कॉपर, आया टिन, आया ब्रोंज, आया, इस तरीके से करते करते मेटल कॉइन्स आया, और फिर जाते जाते आपका अभी जो कॉइन चलता है वो भी आया। ठीक, वो सब हुए। फिर इसके बाद चीजें कहाँ तक बढ़ी, फिर पेपर तक बढ़ी। ठीक, कॉइन और पेपर जो कि अभी भी चलता है, मेटल कॉइन्स जो है, और जो पेपर है, पेपर मनी है, ये अभी भी चलता है। तो उसके बाद पेपर मनी आया। ठीक, पेपर मनी की वैल्यू याद रखना, भले कम हो लेकिन जितना वैल्यू उस पर लिखा है उसको उतने वैल्यू का मान दिया गया है, माना गया है। ठीक, फिर आया आपका पेपर मनी। पेपर मनी आने के बाद फिर कौन सी चीज आई है, तो पेपर मनी आने के बाद आपका आया है प्लास्टिक मनी, जिसको आप कहते हो, जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, जितने भी वैरायटी ऑफ कार्ड है, उसको आप प्लास्टिक मनी कहते हो, क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है। कि अब आपके पास अगर कॉइन नहीं है कोई बात नहीं, पेपर मनी भी नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास कार्ड है, आप कहीं भी स्वाइप करके ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो फिर आया आपका पेपर मनी। एंड देन फिर आया जो आजकल आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको ई मनी भी कहते हैं। वाइवा का क्वेश्चन है और आपके एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन में पूछा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा ई मनी का फुल फॉर्म बताइए। तो ई मनी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी। इसी तरीके से याद रखना, जहां पर भी ई लगा है, अगर ई कॉमर्स लिखा है दैट मीन्स ई का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्लियर है? तो इसको भी याद रखना। ओके, चलो। तो फिर क्या आया आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, जिसमें आपको
कॉइन रखने की भी जरूरत नहीं है, पेपर मनी रखने की जरूरत भी नहीं है, कार्ड्स भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, अभी भी बच्चा भले चल रहा है ये सब भी चीजें साथ में, लेकिन अगर ये सब भी नहीं है तो आप अपना ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हो, दैट मीन्स डिवाइस का यूज करके कर सकते हो, आप अपना फोन यूज करके कर सकते हो, कोई भी डिजिटल लैपटॉप करके यूज कर सकते हो, डेस्कटॉप करके यूज कर सकते हो। तो ये जितने भी डिजिटल वे से यूपीआई आप करो, एप्स बनाए गए हैं आपके लिए, तो उन सारी चीजों से भी अगर आप उन माध्यम से, उस मीडियम ऑफ एक्सचेंज से आप अपने मनी को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मनी कहेंगे। और लास्टली अब और भी चल रहा है जिसमें आरबीआई का भी खुद का एक क्रिप्टो करेंसी आया है, ठीक, जिसका नाम मैं आपसे पूछूंगी। आरबीआई ने पहले जो बिटकॉइन आया है, ठीक है, बिटकॉइन को सरकार ने लीगल टेंडर नहीं दिया है, उसको यहाँ पर लीगल नहीं माना जाता हमारे इंडिया में, ठीक। तो क्रिप्टो करेंसी आया है जो जिसका अस्तित्व एक्चुअली में नहीं, क्लाउड होता है ना, वो क्लाउड जैसा ही है, ठीक, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, इस फॉर्म में दिखाई नहीं देगा, बट वो कहीं ना कहीं क्लाउडली, जैसे क्लाउड किचन होता है, तो वैसे ही आपका ये क्लाउड, आपका ये करेंसी है जिसको क्रिप्टो करेंसी कहा गया है, जिसको बिटकॉइन जो आया है उसमें बहुत सारे हैं, जैसे हमारे इंडिया में जो इन सारे अलग अलग क्रिप्टो करेंसी आए हैं उसको टेंडर नहीं मिला है, लीगल उसको नहीं माना गया है हमारे कंट्री में। तो सवाल आपके लिए ये है कि आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी एक निकाला है, उस क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है और किस ईयर में निकाला है, ये आपके लिए सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो क्रिप्टो करेंसी आया है, नाम क्या है पहले उस क्रिप्टो करेंसी का जो आरबीआई ने निकाला है और कब निकाला है, ठीक। तो ये इस तरीके से आपका इवोल्यूशन हुआ है पूरा मनी का, ये था आपका पूरा इवोल्यूशन ऑफ मनी, जिसमें स्टार्ट हुआ बार्टर से, बार्टर जाते जाते डिजिटल तक तो गया ही है, ये डिजिटल जो है ये पूरा डिजिटल करेंसी एक तरीके से हो गया जो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन दैट और देन ऑल्सो उसको माना जाता है एज अ एक्सचेंज, उस कॉइन, उस करेंसी को यूज करके भी आप एक्सचेंज कर सकते हो, ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, या बोले तो ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका इवोल्यूशन ऑफ मनी। आई होप यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ओके। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आया है जिसका नाम है फंक्शन ऑफ मनी। पैसे का कार्य क्या है, क्या क्या काम वो करता है, पैसा क्या क्या काम कर सकता है, इसकी बात है। तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। वो 4 पार्ट कैसे हैं? तो पहला है आपका प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है आपका सेकेंडरी फंक्शन, तीसरा है आपका कॉन्टिजेंट फंक्शन और चौथा है आपका अदर फंक्शन। फिर लग रहा होगा आपको कि मैम इसका हिंदी में नहीं है क्या, तो हिंदी में भी है। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका, एक ही स्लाइड पे दोनों नहीं हो पा रहा था। तो ये है आपका प्राथमिक, ठीक, फिर आपका ये आ गया 3 चारों करके, अन्य कार्य करके भी चारों, ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। चलो अब पढ़ना शुरू करें, फंक्शन शुरू करते हैं। तो फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन है, जो इसका प्राइमरी का मतलब होता है जो बेसिक फंक्शन है, जो एक बेस काम है, जो वो मनी करेगा ही करेगा, जिसके लिए उसको बनाया गया है, ठीक, जिसके लिए उसको बनाया गया, जिसके उसको लाया गया है, वो उसका प्राइमरी फंक्शन हो गया, ठीक। कोर फंक्शन, तो सबसे पहला कोर फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने का, ठीक। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए मनी को लाया गया है ताकि एक्सचेंज अच्छे से हो सके, तो उस काम के लिए मनी यूज हो रहा है, तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ। और सेकेंड क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को मेजर करना और एक्सचेंज करवाना, ठीक। इन 2 काम के लिए आपके मनी को लाया गया, जो कि इसका बेसिक फंक्शन है, जो कि अभी तक हमने डेफिनेशन में भी समझा है, ठीक। वो किसी भी सामान का है, जो भी सामान आप एक्सचेंज कर रहे हो उसकी वैल्यू तय करता है, और वैल्यू तय करने के बाद उस एक्सचेंज करने में उसको गुड्स के बदले मनी देने के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए हेल्प करता है। तो ये था आपका प्राइमरी फंक्शन, ठीक। सेकेंड आता है आपका सेकेंडरी फंक्शन। इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट, जो कि मैं आपको बताया था लोन के लिए कुछ फ्यूचर में पेमेंट करना है, अभी पेमेंट नहीं करना है, फ्यूचर पेमेंट करना है, तो उस केस में भी आपका ये जो मनी है वो उसका फंक्शन है, उसका कार्य बनता है, उसका काम है कि वो फ्यूचर पेमेंट भी वो कर सके, ठीक। स्टोर ऑफ वैल्यू, जो कि आपको समझाया भी है कि आप इसको स्टोर कर सकते हो, अपने घर में थोड़ा कर सकते हो स्टोर, बैंक में कर सकते हो स्टोर, कहीं इन्वेस्ट करके स्टोर कर सकते हो, तो इस तरीके से आप अपने मनी को स्टोर भी कर सकते हो, ठीक। और नेक्स्ट आता है लास्टली, जिसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मनी वैल्यू, कि यस आज आपने जो घर खरीदा, जितने पैसे का खरीदा, उसको बेचना है आपको, तो अब जो उसकी वैल्यू हो जाएगी, उस अमाउंट में आपका वो घर बिकेगा और उसकी मनी जो है वो आपको मिलेगी। तो इसको हम मनी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, हैंड टू हैंड ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी यहाँ पर होता है। ये था आपका सेकेंडरी फंक्शन का, क्लियर है? तो प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट का मतलब ही होता है जिसके बारे में पता ना हो,
ठीक, लाइक कंटीजेंट अगर पढ़े होगी, कंटीजेंट लायबिलिटी है, कंटीजेंट एसेट है, दैट मीन्स कि कोई ऐसा चीज जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता है, वो हो सकता है, वो चीज अपने आप अनसर्टेन है, वो चीज किया जा सकता है, अपने आप हो जाता है, तो उसको हम कंटीजेंट में रखते हैं। तो ऐसा कौन सा काम है जो और एक्स्ट्रा मनी कर सकता है, जिसकी जरूरत भले पड़ी हो चाहे ना पड़ी हो, लेकिन वो कर सकता है वो काम, तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। दैट इज यस, जो चीज दिखाई नहीं दे रहा है आपको लेकिन वो होता है। नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अपनी जितनी भी इनकम सरकार ने कमाई है, जिस भी सोर्स से कमाई हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बेचकर, अपने इंडिया में जितना भी कमाया हो, अब्रॉड से जितना भी कमाया हो, डेप्रिसिएशन हटाकर, क्योंकि हमने नेशनल इनकम पढ़ लिया है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। नेशनल इनकम कैसे निकलता है ये सब हमने देख लिया है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, ये सब चीज हमने पढ़ लिया है, मेथड्स भी पढ़ लिए हैं। तो जिस भी मेथड को यूज करके नेशनल इनकम निकाला जा रहा है, तो जो भी इनकम सरकार के पास आ रही है, जो भी रेवेन्यू सरकार के पास आ रही है, उसको किस हिसाब से बांटा जाए, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कैसे कैसे सब्सिडी दिया जाए, कैसे कैसे राशन वाले को दिया जाए, कैसे कैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट में डाला जाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला जाए, तो इन सारी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी मनी के माध्यम से ही होता है, क्योंकि वो पैसे को ही तो बांट रहा है ना, तो पैसे की कोई वैल्यू कलेक्ट हुई होगी, उस वैल्यू को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो अगर मनी ना होता तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा सकता था? तो ये आपका कंटीजेंट एक फंक्शन बनता है किसका? मनी का। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्रेडिट। दैट मीन्स कि अगर आपको उधार लेना है तो आप मनी के फॉर्म में उधार लोगे, बैंक से भी लेने जाओगे तो वो उसको सर्टेन अमाउंट लिख के देगा कि अगर 10 लाख का है तो 10 लाख लिखेगा, ठीक। इन एट रैंडम कोई भी कितना भी अमाउंट लिख के नहीं दे सकता, तो जितना भी अमाउंट लिखा है उसमें सर्टेन इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो वो क्रेडिट का भी माध्यम बनता है कि आप उधार पे भी काम कर सकते हो, उधार लेके भी आप करोगे, फ्यूचर पेमेंट भी कर सकते हो। तो ये आपका नेक्स्ट कंटीजेंट फंक्शन बनता है किसका? मनी का। इक्वलाइजेशन ऑफ मार्जिनल वैल्यू। इक्वलाइजेशन ऑफ मार्जिनल वैल्यू का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? मार्जिनल वर्ड मैंने आपको समझाया था कि मार्जिनल मींस समथिंग, कुछ एक्स्ट्रा देने से कुछ और एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, ठीक। एडिशनल कोई यूनिट ऐड करने से एडिशनल आउटपुट क्या निकल के आ रहा है। तो जो मनी है वो क्या है? एक तरीके से यही है कि जो इक्वल करना, कि आज जितना वैल्यू मैंने दिया, जितना मनी मैंने दिया, उस मनी देने के बदले मुझे फ्यूचर में और कितना मनी मिल के आ रहा है, इक्वलाइज करना इस चीज का काम, ये भी आपके मनी का कंटीजेंट फंक्शन हुआ। नेक्स्ट आता है मोबिलाइजिंग कैपिटल। मोबिलाइजिंग कैपिटल मतलब मोबिलाइजिंग बना ही किस वर्ड से है? मोबाइल से। मोबाइल क्या होता है? जो भी वर्ड बने हैं आपके वो कहीं ना कहीं उनका सर्टेन कुछ मीनिंग होता है। तो मोबाइल का मतलब क्या होता है? इसको कह रहे हो कि ये मोबाइल है, ये फोन है, ये मोबाइल है, तो मोबाइल मींस कि जहां जो चीज आप अपने हाथ में उठाकर कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी जा आ सकते हो, वो चीज मूवेबल है, मोबाइल है, इजी टू ट्रांसफर, इजी टू टेक, इजी टू हैंडल है। तो यही चीज कहा गया मोबिलाइजिंग कैपिटल। दैट मीन्स कि अगर किसी को पैसे की जरूरत है, मनी की नीड है, तो अगर मनी की नीड भी छोड़ो, अगर किसी को कोई काम शुरू करना है तो उसके लिए कुछ तो उसको चाहिए होगा ना, कोई कैपिटल चाहिए होगा, किसी तरीके का कैपिटल चाहिए होगा, किसी तरीके का सामान चाहिए होगा। कैपिटल किस लिए चाहिए होता है? ताकि वो रॉ मटेरियल खरीद सके, प्लांट एंड मशीनरी खरीद सके, लेबर्स को सैलरी दे सके। तो उसके लिए इसी चीज को मोबिलाइज करने के लिए, इजी करने के लिए आपका ये मनी हेल्प करता है, ताकि आपके पास ये सारी फैसिलिटी हो सके, ठीक। तो ये था आपका नेक्स्ट। लास्टली आता है मेकिंग कैपिटल लिक्विड। कैपिटल लिक्विड मीन्स कि अगर सब जितने भी आपके पास पैसे थे उन सबको आप कहीं ना कहीं लगा दो, प्लांट मशीनरी खरीद दो, बिल्डिंग बना दो, फर्नीचर खरीद लो, एसी लगवा दो, या चलो मान लो उसमें भी कर दो, इन्वेस्टमेंट कुछ कर दो, किसी प्रोजेक्ट में लगा दो पैसा, ठीक। तो सारा अगर आपने कहीं ना कहीं लगा दिया तो आपके पास हाथ में तो कुछ बचा नहीं। तो मनी एक काम करता है कि कुछ पैसे इन कैश आपके पास रखे रहें, तो वो पैसा आपको फ्यूचर में काम आ सकता है। तो मेकिंग कैपिटल लिक्विड, जो भी कैपिटल लगाया आपने, पूंजी लगाया, उसको लिक्विड फॉर्म में वापस से गेन कर सको, जो रिटर्न आपको मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट की हो रिटर्न मिल रहा है, प्रोजेक्ट में लगा रहे हो प्रॉफिट मिल रहा है, प्लांट मशीनरी में लगा रहे हो वो आउटपुट निकाल के दे रहा है आपको, फिर उसको बेच रहे हो तो उससे आपको मनी रिटर्न में आ रहा है। तो इस चीज को लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म का मतलब समथिंग इन कैश, कैश में अगर कोई चीज मिल रहा है आपको तो वो आपको लिक्विडिटी कहलाती है, ठीक। तो ये चीज आपका क्या हो गया, ये चीज आपका कंटीजेंट फंक्शन हो गया किसका? मनी का। और अदर में जो भी बचा कुचा है वो सब अदर में आ सकता है, कुछ हो सकता है इसमें और भी कुछ छूट गया हो तो वो भी आपके अदर में आ सकता है। जिससे एग्जाम्पल 2 मैंने लिखा है, बेसिस ऑफ फ्यूचर ऑप्शंस। फ्यूचर ऑप्शंस एक तरीके से हम ट्रेडिंग में काम आता है कि आज की वैल्यू में मैंने जो तय किया है
जैसे मैंने कोई सामान बेचा, आज की वैल्यू में बेचा, फ्यूचर में वो उसी वैल्यू पे हमको पैसा वापस करेगा। ये एक और चीज होता है फ्यूचर फॉरवर्ड वाला। फ्यूचर फॉरवर्ड दो तरीके होता है। तो फ्यूचर वाले में क्या हो गया कि आज जो मैंने चीज सामान बेचा आपको, मान लो सोना आपको बेचा, मैंने कहा जो भी जो भी मैं आपको मनी अरे गोल्ड दे रही हूँ, उस गोल्ड का वैल्यू जिस टाइम आप मेरे को वापस देने आओगे पैसा, उस टाइम जितनी वैल्यू होगी उस गोल्ड की, तब मुझे आप वापस करना। ठीक, तो उस तरीके से ये फ्यूचर ऑप्शन फ्यूचर पेमेंट के में भी काम आता है। ठीक, नेक्स्ट है साइन ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब है दिवालिया निकल जाना। दिवालिया कब निकलेगा? जब आपके पास कोई भी कैश नहीं बचा, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बचा, कोई इन्वेस्टमेंट आपका अच्छा रिटर्न नहीं दिया, आप लॉस में जा रहे हो। लॉस में जाना कैसे फील पता चलेगा? जब आपके पास पैसा मनी नहीं हो, तो वही साइन देता है आपके सॉल्वेंसी की कि आप अब यहाँ पर दिवालिया निकल गया है आपका, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। ठीक, तो ये था आपका लास्ट आपका ये फंक्शन ऑफ मनी। आई होप यहाँ तक क्लियर है, सारी चीज क्लियर है। नेक्स्ट हिंदी वाला स्लाइड भी मैं दिखा देती हूँ, एक बार देख लो, इसको पॉज भी कर लेती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट भी ले लेना, दोनों स्लाइड आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर। क्लियर है? लिखा भी है, विनिमय का माध्यम, मूल का माप हो गया, यहाँ पे राष्ट्रीय आय का वितरण करना, शाखा का आधार हो गया, पूंजी जुटाना, पूंजी की तरल बढ़ाना, भविष्य के विकल्पों का आधार। ठीक है, ये सारे इसके क्या फंक्शंस हुए, ये सभी इसके फंक्शंस हुए। अब इसमें से जितना भी आपको याद हो सके उतना याद कर लेना। अलग अलग बाइफरगेट करके याद कर पाओगे तो भी अच्छा है, नहीं बाइफरगेट कर पा रहे हो साथ में याद करो तो आप खुद से उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, कौन सा प्राइमरी हो सकता है, कौन सा सेकेंडरी हो सकता है, कौन सा कॉन्टिजेंट हो सकता है, कौन सा अदर में आ सकता है। ठीक, चलो आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलो तो यहाँ तक आई होप क्लियर है। व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया है, जल्दी जाके ज्वाइन कर लो, नहीं किया अभी तक तो। क्लियर है? चलो आगे एक और टॉपिक देखते हैं हम, जिसका नाम है सप्लाई ऑफ मनी। ओके, सप्लाई ऑफ मनी क्या है? अब ठीक सिंपल से मतलब में बताएं अगर, तो अगर आपने सुना ही होगा कि पैसे की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, पैसा मतलब पैसा ज्यादा मार्केट में है नहीं, मिल नहीं रहा है, मतलब चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। दैट मींस तो कहते हैं ना कि अरे तो क्या हुआ, आरबीआई के पास तो है ही नोट छापने की मशीन, छाप दे, सिंपल इजी तो तरीका है। लेकिन ऐसा चीज नहीं होता, अगर वो ऐसा करता रहेगा तो महंगाई का रेट और बढ़ता रहेगा, क्योंकि मनी सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा आपकी कंट्री में। तो जब भी मनी सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो जाए, दैट मीन्स आपके पैसे की वैल्यू घट गई है। पैसे की वैल्यू घटने का मतलब है कि वो इन्फ्लेशन आ गया है, महंगाई आ गई है। ठीक, तो इसी केस में यहाँ पे एक टॉपिक आता है जिसका नाम है सप्लाई ऑफ मनी, कि एक कंट्री में लोगों के पास कितना पैसा होना चाहिए, कितना सप्लाई मिलना चाहिए मनी का, मनी कितना उनके पास रहना चाहिए, उसी को हम सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। लिखा भी है यहाँ पर कि सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। क्या है कि स्टॉक कंसेप्ट है। दैट मीन्स कि एक अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन अपने गोडाउन में कितना माल रखे, कितना सामान रखे कि उसका वो बिक जाए सारी चीजें। हाँ, ना ही ज्यादा ओवरलोड हो, ना ही एकदम से बहुत ही कम है, किल्लत नहीं पड़नी चाहिए और ज्यादा ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसी तरीके से जो आपका सप्लाई ऑफ मनी है वो भी यही कहता है कि आपके पूरे कंट्री में कितना सप्लाई दिया जाए, ताकि जो भी बेसिक नीड्स हैं या इन्फ्लेशन तक आपका ये इकोनॉमी ना जाए, तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए अमाउंट ऑफ मनी जो भी सर्कुलेट हो रहा है उसको कितना स्टॉक करना चाहिए, कितना मार्केट सर्कुलेट करना चाहिए, उसी को हम सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं, इसलिए उसको स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं। तो आगे लिखा भी है, इट रिफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी। क्या है? टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री में जितना भी स्टॉक ऑफ मनी लोगों के पास हो, किस टाइम पे, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के पास कितना मनी होना चाहिए, कितना सप्लाई होना चाहिए, कितना स्टॉक होना चाहिए। दैट मीन्स एक इंडिविजुअल के पास कितना पैसा रखा रहना चाहिए, घर में रहे, पोस्ट ऑफिस में रहे, बैंक अकाउंट में रहे, इन्वेस्टमेंट किया रहे, वो कितना होना चाहिए, कितना लिमिट होना चाहिए, उसी को हम सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। ठीक, तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड ओनली दैट स्टॉक ऑफ मनी विच हेल्ड बाय पीपल। सप्लाई ऑफ मनी में कौन सा हम चीज बस एनालाइज करेंगे, जो लोगों के पास है, जो हेल्ड बाय पीपल है, जो लोगों के हाथ में है, जो लोगों के पास है, अदर देन सप्लायर ऑफ मनी देमसेल्फ। जो बैंक कर रहा है सप्लाई, जो गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है, उसको छोड़ते हुए जो लोगों के पास पैसा है, बस उसी, इसलिए मैंने आपको नाम क्या लिया, सिर्फ पोस्ट ऑफिस का नाम लिया। सर्कुलेशन में जितना मनी चल रहा है, सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, इन्वेस्टमेंट जितना किए हो, बैंक में जितना पैसा है, क्योंकि वो लोगों का पैसा है। ठीक, तो लोगों के पास जितना भी पैसा हेल्ड है, जितना भी पैसा उनके पास है, उसको ही हम सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड करते हैं। ठीक, तो लास्टली
जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आपको पढ़ना है वो इस टॉपिक का है कि कौन कौन से मेजरमेंट्स हैं सब मनी सप्लाई के। तो मेजरमेंट कैसे कैसे किया जा सकता है, तो आपने सुना भी होगा इन 4 अल्टरनेटिव मेजर्स का नाम जो आपकी स्क्रीन पर लिखा भी है, जिसको कहते हो M1, M2, M3 और M4। अब ये 4 चीज डिसाइड करता है, ये 4 चीज आपको बताता है कि आपके कंट्री में कितना मनी सप्लाई है, कितना मनी सप्लाई होना चाहिए। तो ये 4 चीज जो है वो अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें डिटेल में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि M1 में क्या होना चाहिए, M2 में क्या है, M3 में क्या है और M4 में क्या है। तो इतने बेहतर तरीके से समझेंगे उसको कि आपको यहीं पर याद हो जाएगा कि M1 में मैम ने क्या बताया था, M2 में क्या बताया था, M3 और M4, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे डिस्क्रिप्टिव पेपर हो चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो, पूछा जा सकता है। सप्लाई ऑफ मनी समझाओ तो पूरा समझाना पड़ेगा, मेजरमेंट्स भी समझाने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछ सकता है, सिंपली M1 में क्या इंक्लूड होता है, M2 में क्या इंक्लूड होता है, M3 में क्या इंक्लूड होता है, M4 में क्या इंक्लूड होता है, वो बताओ। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक रहता है, जिसके बारे में क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगी मैं M1, M2, M3, M4, तो इसको नेक्स्ट क्लास में आपको कैरी फॉरवर्ड करूंगी। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जस्ट कैसा लगा आपको क्लास, एंजॉय किए, समझ में आया कि नहीं आया, ये सारे जो भी फीडबैक हैं आपके वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।